वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 9th की बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 पे हम पहुंचे हुए हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है और ये डेमोक्रेसी क्यों सबसे अच्छी है। ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर में। और आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। 6 लेक्चर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी बातें सीखी। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, इस बारे में बात करने से पहले आपको बुक ओपन करनी है, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है ताकि जहां जरूरत हो वहां चीजों को आप लिख सकें। यहां पर हमने अभी तक डेमोक्रेसी क्या है ये अच्छे से समझा। हमने उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। और फिर ये डेफिनेशन बना के हमने इसको अच्छे से समझा, हमने इसके हर एक वर्ड को अलग अलग समझा और फिर हमने इसके डेमोक्रेसी के फीचर्स यानी विशेषताएं जानने की कोशिश की। हमने सबसे पहले बोला डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की होनी चाहिए? तो हमने देखा कि ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, कानून के हिसाब से काम करे और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए काम करे। तो हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा। फिर उसके बाद बोला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स। कौन से रूलर? वो रूलर जिनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है और वो लोगों के द्वारा चुने गए। ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद बोला द रूलर आर इलेक्टेड बाय। किस तरह से इलेक्शन होगा? जहां पर सभी नागरिकों को समान वोट का अधिकार होगा। बाय द पीपल, कौन से लोग? उस राज्य के सभी लोग जो भी 18 साल से ऊपर के हैं। ये हमने डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझा। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में, है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ये सारी चीजें हमने समझी और पूरी चीज समझने के बाद हमें अच्छे से समझ में आ गया डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आए, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे अच्छी क्यों है? क्यों सभी लोग इसको अपनाना चाहते हैं? और इसकी शुरुआत हुई बच्चों की क्लास से और बच्चों में क्लास में बहस करना शुरू किया। कोई बोल रहा है सबसे अच्छी, कोई बोल रहा नहीं इसमें अच्छा क्या है। और उनकी बहस को हमने अच्छे से समझा और उसके बाद जानने की कोशिश की इस डेमोक्रेसी के नुकसान क्या क्या है, इस डेमोक्रेसी में गलतियां क्या क्या है जानने की कोशिश की। और जिसमें हमने कुछ गलतियां जानी, जैसे इस डेमोक्रेसी की वजह से डिसीजन लेने में देर होती है, इनस्टेबिलिटी आती है क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं बहुत जल्दी जल्दी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। करप्शन आता है, मॉरलिटी की कमी आती है ना, ये हमने जानने की कोशिश की। अब हमने कमियां तो देख ली, आज हम उसके फायदे देखने वाले हैं। आज हम उसके फायदे देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब हम इसको समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी किस लिए फायदेमंद है, क्यों सारे देश इसके पीछे पड़े हुए हैं, सब कोई डेमोक्रेसी क्यों मांग रहा है। तो वो चीज हम आज समझेंगे। तो करें शुरू? चलो शुरू करते हैं। चाइनाज फेमिन। चाइनाज फेमिन, फेमिन क्या होता है? अकाल। फेमिन होता है अकाल, सब सूखा पड़ा है, भूखमरी आई हुई है, ठीक है, अकाल। तो चाइनाज फेमिन ऑफ 1958 टू 1961, 1958 से 1961 में चाइना में अकाल पड़ा था, वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि पूरे विश्व इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट यानी सबसे खराब दर्ज किया हुआ अकाल था। यानी जितना लोग जानते हैं अभी तक के इतिहास में, जितना लोगों को पता है, उनमें अगर सबसे खराब तरीके का कोई अकाल पड़ा है तो चाइना में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा है। हमें कैसे पता लगा? तो अगर इसमें देखें कितने लोग मरे थे तो हमें अंदाजा हो जाएगा। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। इस अकाल में करीबन 3 करोड़ लोग मरे थे ड्यूरिंग दोज डेज। और उन्हीं दिनों में इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। अगर हम उन्हीं दिनों की बात करें जब चाइना में अकाल आया था, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी यानी आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। वो चाइना से बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे भारत की स्थिति भी बहुत खराब थी उस टाइम पे।
चाइना से कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन चाइना के अकाल में 3 करोड़ लोग मरे। येट फिर भी इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। फिर भी इंडिया में इस तरह का कोई अकाल नहीं आया जिस तरह का चाइना में आया। चाइना में उस दौरान 3 करोड़ लोग मरे। भारत में भी तो उसी तरह की स्थितियां रहती हैं, तो भारत में क्यों नहीं असर पड़ा? भारत की स्थिति चाइना से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में इतना बड़ा अकाल देखने को नहीं मिला जितना चाइना में आया। क्यों? रीजन पता है? तो रीजन क्या है? इकोनॉमिस्ट थिंक, कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सोचते हैं that this was the result of different government policies in the two countries। कि ये किस कारण से हुआ? ये हुआ अलग अलग सरकार की नीतियों के कारण इन दोनों कंट्री में। चाइना अलग तरीके से सरकारी नीतियां चला रही थी, इंडिया अलग तरीके से। इन दोनों की सरकार की नीतियां अलग थी, इसी वजह से दोनों देशों में इतना फर्क आया। वहां 3 करोड़ लोग मरे, यहां पे हमने कोई नहीं सुना कि इतना बड़ा यहां पे नुकसान हुआ। कभी सुना? नहीं। लेकिन चाइना में उस दौरान 3 करोड़ लोग मरे। किस लिए? क्योंकि सरकार की नीतियां अलग अलग थी। भारत में डेमोक्रेसी थी। वही चीज अब हम समझेंगे इस कार्टून के बाद, कि क्यों ऐसी क्या नीतियों में अंतर था दोनों में कि भारत में असर नहीं पड़ा, चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए। क्या अंतर था दोनों की नीतियों में, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये है, द कार्टून इज फ्रॉम ब्राजील। ब्राजील से कार्टून लिया गया है। ए कंट्री दैट हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप, जहां पर बहुत लंबे वर्ष तक तानाशाही रही। इट इज एंटाइटल्ड हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। इसकी जो हेडिंग है वो क्या है? हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, कि तानाशाही का छिपा हुआ रूप, तानाशाही का छिपा हुआ चेहरा। विच हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट? ये कौन सी छिपे हुए चेहरे की बात कर रहा है ये कार्टून? तो देखो इसके चेहरे में क्या है, अंदर कंकाल है, यानी सामने से देखने को इंसान लग रहा है, लेकिन ये इंसान नहीं है। तानाशाह इंसान नहीं होते, वहां पे करप्शन और वो इतनी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, कौन इंसान कहेगा, बहुत क्रूर हो जाते हैं। तो ये है डिक्टेटरशिप का भयावह चेहरा, छुपा हुआ रूप, कि अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं, लोगों की बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये तानाशाह के चेहरे को दिखाने के लिए कार्टून बनाया गया। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव अ हिडन साइड? क्या ये जरूरी है कि हर एक तानाशाही में कोई छिपा हुआ चेहरा होगा? क्या जरूरी है? हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, फाइंड दिस अबाउट द डिक्टेटर्स इंक्लूडिंग, कुछ तानाशाह के नाम दिए हो उसके बारे में। ये होमवर्क आपका रहेगा, आपको पता करना कि कैसे कैसे थे। आपको पता लग जाएगा कि तानाशाही का चेहरा कैसा होता है। जहां जहां तानाशाह हुए हैं वहां वहां देश में क्या हाल हुआ है आपको पता लग जाएगा। जैसे पिनोशे चिले में, देन उसके बाद जारुजेल्स्की पोलैंड में, उसके बाद सानिया बाचा नाइजीरिया में, और फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस में। इन सब के बारे में पढ़ना हो, एक बार गूगल करना कि ये कैसे थे, वहां लोगों की क्या हालत थी उस दौरान। आपको तानाशाही का असली चेहरा दिखाई देगा। अब चाइना में अकाल पड़ा, इंडिया में नहीं पड़ा, क्यों? वो कौन सी सरकार की नीतियां थी जो दोनों देशों में अलग अलग थी, इसलिए दोनों देशों में अलग अलग स्थिति हुई। तो वो हम पढ़ते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी की मौजूदगी, एग्जिस्टेंस, मौजूद होना। भारत में क्या मौजूद था? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, विच मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। स्कैरसिटी होती है कमी, स्कैरसिटी होती है कमी, कि भारत में इस लोकतंत्र के मौजूद होने की वजह से इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया की सरकार जो थी, भारत की सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया फूड स्कैरसिटी का, उस खाने में होने वाली कमी का, खाद्यान्न में कमी का। यहां पे भी खाने की कमी हुई थी,
लेकिन भारत में लोकतंत्र होने की वजह से भारत की सरकार ने इस खाने की कमी की तरफ देखा, उसका जवाब दिया इन अ वे, उस तरीके से दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, जिस तरीके से चाइना गवर्नमेंट नहीं दे पाई। यानी भारत में अच्छे से इस सिचुएशन से सुलझा गया, चाइना नहीं सुलझ पाई क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी। They point out that no large-scale famine has ever taken in an independent and democratic country. और वो इस तरफ भी इशारा करते हैं कि कोई भी लार्ज स्केल फैमिन यानी कि बड़े स्तर पे इतना बड़ा अकाल has ever taken place in an independent and democratic country, कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में इस तरह का बड़ा अकाल कभी नहीं देखा। जहां पे भी डेमोक्रेसी रही है और वो अगर देश इंडिपेंडेंट है तो वहां पे कभी भी इतना बड़े स्तर का अकाल नहीं देखा गया जितना चाइना में देखा गया, कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी होती है। अब चाइना के एग्जांपल से समझेंगे। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी अलग अलग पार्टीज होती, पॉलिटिकल पार्टी, अभी क्या है चाइना में, हम पढ़ के आए इस चैप्टर में, सिर्फ एक ही पार्टी का राज है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वही डिसाइड करती है कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो एक ही पार्टी का राज चलता है। अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, यानी अलग अलग पार्टीज के बीच में इलेक्शन होते, एन अपोजिशन पार्टी, एक विरोधी दल होता, ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, एक ऐसी प्रेस होती, मीडिया होती जो सरकार की आलोचना कर सके, अगर ये सब होता, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमिन, तो इतने लोग अकाल में नहीं मरते। अगर वहां मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, वहां पे विरोधी दल होता तो सरकार को बार बार बोल बोल के हमारे लोग मर रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बोल बोल के सरकार को परेशान करते और सरकार को खाने की कमी की तरफ ध्यान देना पड़ता। वहां पर अगर फ्री मीडिया होती, प्रेस होता फ्री, आजाद मीडिया होती, तो मीडिया वाले ही न्यूज में दिखा दिखा के कि सरकार को देखो चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार की आलोचना करते हो और सरकार को मजबूरन लोगों को खाना देना पड़ता, इतने लोग नहीं मरते। और ये सब चीजें एक डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, जो कि चाइना में नहीं थी। इस वजह से इतने लोग वहां मर गए। समझ में आ गई होंगी चीजें, क्योंकि क्यों चाइना में इतने लोग मरे एक अकाल के कारण। बल्कि भारत की तो स्थिति उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, भारत ने ऐसे कैसे संभाल लिया, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी, भारत में डेमोक्रेसी थी। यहां लोगों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है, वही चीज अब हम पढ़ेंगे। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस, और यह उदाहरण हमारे सामने लाता है एक कारण, वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्यों डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म समझा जाता है सरकार का, क्यों लोकतांत्रिक सरकार सबसे उत्तम सरकार होती है। इसका एक कारण हमारे सामने आ गया पिछले एग्जाम्पल से, जो हमने पीछे उदाहरण देखा। क्या है वो कारण? कारण समझते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी सरकार से अच्छी है। किस लिए? इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरतों का जवाब देने में, लोगों की जरूरतों का ख्याल रखने में। जहां बात लोगों की जरूरतों की होती है, नीड ऑफ पीपल, जहां बात नीड ऑफ पीपल की होती है, यानी कि लोगों की जरूरतों की होती है, तो उस केस में सबसे अच्छे तरीके से जो लोगों की जरूरत पूरा कर पाती है वो सरकार होती है डेमोक्रेसी। लोगों का ख्याल किसी सरकार में सबसे अच्छे से रखा जा सकता है तो वो होता है डेमोक्रेसी, किसी और सरकार में ये पॉसिबल नहीं। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक गैर लोकतांत्रिक सरकार मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, कि हो सकता है कि एक गैर लोकतांत्रिक सरकार, यानी ऐसी सरकार जहां लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी लोगों की जरूरतों की तरफ रिस्पॉन्ड कर सकती है, लोगों की जरूरत का ख्याल रख सकती है। लेकिन बट इट ऑल डिपेंड्स, लेकिन ये सारा निर्भर करता है ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल, उन लोगों के ऊपर जो शासन कर रहे हैं। जो शासन कर रहे हैं उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि वो लोगों की सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते।
जहां लोकतंत्र है वहां मजबूरी है, सुनना पड़ेगा लोगों की। लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां कोई मजबूरी नहीं है। वो हो सकता है कि बिना कहे भी लोगों की मदद कर दें, लेकिन ये जो वहां पे जो शासन कर रहा है, जो शासक है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। वहां उनके खिलाफ कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में मजबूरी हो जाती है लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर शासक ना चाहे तो, नहीं चाहते हो तो, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, तो उन्हें जरूरत नहीं है लोगों की इच्छाएं के अनुसार काम करने की। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में, उन्हें जरूरत नहीं है कि वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करें। वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों के हिसाब से सरकार चलती है, क्योंकि लोग ही सरकार को बनाते हैं। समझ में आ गई चीजें? क्यों चाइना में अकाल पड़ा? क्योंकि चाइना में लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, क्योंकि उन्हें पता है अगली बार भी वो नहीं रहना है सरकार में, कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर लोग चुनते हैं अपने नेताओं को, इसीलिए उन्हें डर होता है कि हमने इनकी नहीं सुनी तो अगली बार हमें कौन चुनेगा। समझ में आ गई चीजें कैसे चल रहा है सारी कहानी? तो यहां पर डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज क्या है? डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, तो डेमोक्रेसी क्या चाहती है? दैट रूलर्स, की जो शासक हैं, हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, उन्हें लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना है, लोगों की जरूरतों पे ध्यान देना है, अटेंड करना है। तो डेमोक्रेसी क्या चाहती है? कि लोगों की जरूरतों पे ध्यान दिया जाए, वही डेमोक्रेसी है। और उससे हमें पहला फायदा पता लगता है डेमोक्रेसी का, क्या? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छी या बेहतर सरकार होती है। क्योंकि बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये ज्यादा जवाबदेह होती है, ये ज्यादा उत्तरदायी रूप होता है सरकार का। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी या फिर जवाबदेह। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को जवाब देना पड़ता है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, वहां लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो रूलर चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता। रूलर्स को लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो अकाउंटेबल हैं, वो जवाबदेह हैं, उत्तरदायी हैं लोगों की जरूरतों के लिए, क्योंकि लोगों ने चुना है, तो उन्हें पता है कि लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक बेहतर है। वहां मर्जी चलती है। जहां नॉन डेमोक्रेटिक हो, जहां गैर लोकतांत्रिक यानी ऐसी सरकारें जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां मर्जी चलती है रूलर्स की, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करें। लेकिन डेमोक्रेसी में मर्जी नहीं चलती, उन्हें कुछ नियमों से बंध के रहना पड़ता है, उन्हें लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। देयर इज अनदर रीजन, कि एक और कारण है व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस। कि एक और कारण अगर हम देखें कि क्यों एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसी भी गैर लोकतांत्रिक सरकार से। एक डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजंस होते हैं नॉन डेमोक्रेसी से। क्यों? उसका भी रीजन देखते हैं। क्या रीजन है? अभी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में डिले होते हैं डिसीजंस, ये हमने कमी पढ़ी थी, याद करो कि डेमोक्रेसी में जो रीजंस और डिसीजन है, निर्णय है, वो बहुत देर से लिए जाते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी में हमेशा अच्छे डिसीजंस की संभावना ज्यादा रहती है। नॉन डेमोक्रेटिक की बजाय एक डेमोक्रेसी में अच्छे डिसीजंस की संभावनाएं या बेटर डिसीजंस ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो किस पे आधारित है? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आधारित है कंसल्टेशन पे यानी विचार विमर्श पे, और डिस्कशन यानी कि चर्चाओं पे। बिना चर्चा किए, बिना विचार विमर्श किए कोई डिसीजन नहीं लेता। तो डेमोक्रेसी आधारित है विचार विमर्श और चर्चाओं पे। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स।
एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में, एक लोकतांत्रिक निर्णय में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल, हमेशा शामिल रहते हैं बहुत सारे व्यक्ति, डिस्कशंस, बहुत सारी चर्चाएं, एंड मीटिंग्स, और बहुत सारी मीटिंग्स यानी सभाएं। जैसे हमने एक कार्टून पढ़ा था जहां पर क्या हम डेमोक्रेटिक क्लास या डेमोक्रेटिक फैमिली की बात कर सकते हैं कि नहीं? क्या कोई फैमिली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे? जब वहां पे निर्णय डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाएं। और डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने का मतलब क्या है? कि सब लोग मिलके लें, सब लोग चर्चा करके लें और उस डिसीजन के लिए बैठें, बात करें आपस में, मीटिंग्स हो, उसके बाद डिसाइड करें कि ये करना है कि नहीं करना। उसे ही तो हम कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन, जहां पर सब लोग अपने अपने विचार दें, उसके बाद आखिर में डिसीजन लिया जाए। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या है? जब इतने सारे लोग बैठते हैं तो देरी होती है ना, कि एक बोलेगा कर दो, दूसरा बोलेगा मत करो, देर होती रहेगी। लेकिन फायदा है। क्या फायदा है? When a number of people put their heads together, जब एक बहुत संख्या में लोग अपने सिर को एक साथ रखते हैं, ये मतलब है, हेड का मतलब होता है दिमाग यहां पर, ठीक है। जब इतने सारे लोगों का दिमाग लगता है, जब इतने सारे लोग उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो वो समर्थ होते हैं कोई भी संभावना गलती की हो किसी भी निर्णय में, उसको उसकी तरफ इशारा करने में वो संभव हो पाता है, समर्थ हो पाते हैं। कैसे? बात करते हैं, जैसे मान लो 4 लोग बैठे हैं, बोलते हैं स्कूल की सफाई कैसे की जाए, स्कूल को साफ कैसे रखा जाए। एक बोलेगा कि हम चारों तरफ डस्टबिन लगा देते हैं, तो दूसरा बोलेगा नहीं, डस्टबिन लगाने से अगर डस्टबिन किसी ने गिरा दिया तो वहां फैला रहेगा कूड़ा, उसे कौन साफ कर। मतलब एक कोई भी डिसीजन लेगा तो उसमें गलतियां निकालने के लिए बाकी लोगों का दिमाग लगता रहता है कि इस निर्णय में ये कमी है, इस निर्णय में ये कमी है, और फाइनली मिला जुला के वो एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं जिसमें कमी होने की संभावना कम होती है। समझ में आई चीजें? तो जब इतने सारे लोगों का दिमाग एक साथ होता है तो किसी भी डिसीजन में होने वाली कमी की तरफ वो इशारा कर सकते हैं कि हाँ, इस डिसीजन में कमी है, इसमें कमी है, और फाइनली एक अच्छा डिसीजन वो लेके आते हैं। दिस टेक्स टाइम, इसमें टाइम तो लगता है, समय तो इसमें लगता है, इसीलिए डिले होता है। एंड बट देयर इज अ बिग एडवांटेज, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है इन टेकिंग टाइम, समय लेने में, ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसमें। महत्वपूर्ण निर्णयों में समय लेने में एक बड़ा फायदा होता है कि उसमें जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश। रैश क्या होता है? जल्दबाजी। कहते हैं ना रैश ड्राइविंग, जो तेजी से ड्राइव करता हुआ ऐसे ले जाए, जल्दबाजी, हड़बड़ी में, ठीक है, हड़बड़ी में भी कह सकते हैं, जल्दबाजी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, जल्दबाजी। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश। ये जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो उससे हड़बड़ी के जो चांसेस हैं, हड़बड़ी की जो संभावना है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, गैर जिम्मेदार निर्णयों के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जब सब लोग मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तो हड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है और गैर जिम्मेदार तरीके से लिए गए निर्णयों की संभावना भी कम हो जाती है। यानी जब डिसीजन निकल के आता है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही निकल के आएगा, जब इतने सारे लोगों का दिमाग लगता है। इस बात को तो सब मानते हैं। तो इसका हम दूसरा डेमोक्रेसी का फायदा अगर हम देखें इस बात से, तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो लोकतंत्र क्या करती है? इंप्रूव करती है, सुधारती है क्वालिटी को, गुणवत्ता को, डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की गुणवत्ता, निर्णय लेने की क्वालिटी को सुधारती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की वजह से अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। समझ में आई चीजें? तो दूसरी विशेषता हमने देखी। अब आगे बात करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। जो हमने पहले पढ़ा वो अब तीसरे तर्क से जुड़ा हुआ है। तीसरे तर्क से जुड़ा हुआ है कि जब मिलकर निर्णय लेते हैं तो उससे एक तीसरी चीज भी डेमोक्रेसी में होती है। क्या होती है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
कि डेमोक्रेसी हमें देती है वो तरीके जिससे हम डील कर सकें, सुलझ सकें। किसको? डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है अंतर, एक लोगों के मतलब दो लोगों के विचारों में आने वाला अंतर, जिसे हम मतभेद भी कह सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होता है टकराव। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा टकराव। समझ में आई चीजें? तो लोगों के विचारों में होने वाले मतभेदों से और लोगों के बीच में होने वाले टकरावों से सुलझने का एक तरीका हमें डेमोक्रेसी से मिलता है। एक तरीका हमें डेमोक्रेसी से मिलता है, यानी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इस डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में मदद करता है। तो इसका तीसरा फायदा है। कैसे करता है वो हम समझेंगे। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। लोगों में डिफरेंसेस होने ही हैं। एक ही समाज में एक ही तरह के आदमी नहीं रह सकते, सब अलग अलग तरह के रहते हैं और सबके विचारों में अंतर होना ही होना है। एक के मिल जाएंगे विचार, दो के मिल जाएंगे, चार, सबके तो नहीं मिल सकते, तो अलग विचारों वाले आदमी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किसी भी समाज में मतभेद होने ही हैं ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। विचारों में अंतर आता ही है, विचारों में मतभेद होते ही हैं। एक कुछ किसी और तरीके से सोचता है, दूसरा किसी और तरीके से सोचता है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये सब होता ही है। डेमोक्रेसी नहीं, सोसाइटी में, किसी भी समाज में अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं एंड इंटरेस्ट, अलग अलग हित के, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। कोई चाहता है कि मैं ये करूं, दूसरा चाहता है मैं ये करूं, सबके अलग अलग हैं, सबके विचार भी अलग अलग हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours. और ये जो अंतर है लोगों में, ये इस तरह के जो अंतर हैं, वो विशेष तौर पे और ज्यादा तीखे हो जाते हैं हमारे जैसे देश में, इन अ कंट्री लाइक अवर्स, इंडिया जैसे देश में ये अंतर और ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? विच हैज एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, जहां पर इतनी अद्भुत सोशल डाइवर्सिटी है, सामाजिक विविधता है। ये डाइवर्सिटी मीनिंग आप 6th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर आपको ध्यान से याद हो तो। बड़ा अच्छा वर्ड है डाइवर्सिटी। एक ही तरह की चीजें, या फिर अगर हम कहें एक ही चीज अलग अलग तरह की होना। हम यहां पर इंसान हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह के इंसान हैं, तो क्या है? लोगों की डाइवर्सिटी है। इसे हम विविधता कहते हैं, इसे हम विविधता कहते हैं। जब पेन हो और अलग अलग तरह के पेन हो, जब अलग अलग तरह के पेन हो जाएंगे तो उसे हम विविधता कहेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ पेन कहेंगे। यहां पर डाइवर्सिटी किसकी है? सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक डाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के समाज हमारे यहां पे पाए जाते हैं। इतने तरह के समाज हैं, इतने तरह के लोग यहां रहते हैं कि यहां पर तो ये डिफरेंस होना, ये अंतर होना लोगों में, ये तो और ज्यादा हो जाता है हमारे जैसे देश में। इंडिया में तो इतने तरह के लोग रहते हैं, तो इंडिया जैसे देश में ये डिफरेंसेस और ज्यादा शार्प हो जाते हैं, और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, लोगों में अंतर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। यहां पे अगर हम देखें तो लोग अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, सबके अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जातियों के। कितने अलग अलग तरह के इंसान हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, अलग अलग क्षेत्रों से है, कोई भाषा बोल रहा है, सबकी भाषाएं अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं। धर्म भी तो बहुत हैं, उसके साथ साथ जातियों के हिसाब से भी समाज बटा हुआ है। तो हर तरह के लोग यहां पर हैं, तो अलग अलग विचार तो होने ही हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। अब हमारे सामने एक सवाल आ जाता है, व्हाट वुड हैपन इफ इंडिया वाज नॉट अ डेमोक्रेसी। इंडिया में इतनी सोशल डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग तरह के विचार के लोग हैं, क्या होता कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होती तब? कुड वी हैव स्टेड टुगेदर एज ए सिंगल नेशन? क्या डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम क्या एक देश के रूप में रह पाते, एक राष्ट्र के रूप में रह पाते? इतने अलग अलग विचारों के लोग एक साथ रह पाते अगर हम डेमोक्रेसी नहीं होते? तो विचार करने योग्य है, और इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। इतने अलग अलग तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, वो सब इस विश्व को अलग अलग तरीके से देखते हैं। दे लुक्ड एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, वो इस विश्व को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, और सबकी अलग अलग पसंद है। हर कोई अलग तरीके से रहना चाहता है, अलग अलग पसंद है सबकी, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप, एक समूह की जो पसंद है, कैन क्लैश, वो टकरा सकती है, विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, दूसरे समूहों की पसंद से। हो सकता है कि एक समूह भी कुछ चाहता हो और दूसरा समूह भी कुछ चाहता हो, और दोनों में टकराव हो सकता है इस बात को लेके कि नहीं ये तो हमें चाहिए, दूसरा बोलेगा ये हमें चाहिए। पसंद सेम हो सकती है, टकराव हो सकता है पसंद में, बिल्कुल। यहां पर इतने तरह के लोग हैं, ये टकराव तो हो ही सकते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट? तो इस तरह के जब टकराव हों, इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट हों, विवाद हों, तो उन्हें सुलझाया कैसे जाए, कैसे रिजॉल्व करें? ये सवाल हमारे सामने आ गया। हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने का एक तरीका तो है। क्या तरीका है? कि मान लो डेमोक्रेसी ना हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो तरीका एक है, क्या? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय अ ब्रूटल पावर। ये जो विवाद है, इसे सुलझाया जा सकता है बड़े क्रूर शक्ति के साथ, ताकत के साथ। कैसे? ताकत से कैसे सुलझा सकते हैं? तो विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, दो ग्रुप में टकराव हुआ है, उनमें से जो भी ताकतवर होगा, दोनों ग्रुप में से जो भी ताकतवर होगा, विल डिक्टेट इट्स टर्म्स, वो अपनी शर्तें रखेगा। एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और दूसरे ग्रुप को वो शर्तें माननी पड़ेंगी। हमेशा यही होता है, ताकतवर कमजोर को दबाते हैं। जो ताकतवर होगा वो बताएगा देख लो तुम मान जाओ, तुम ऐसे करो, और जो कमजोर है उसे मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, हो गया रिजॉल्व, विवाद खत्म। लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं होता, बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। इससे क्या होगा? जब एक ग्रुप दूसरे को दबा देगा, दोनों एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन एक ग्रुप ने दूसरे को दबा दिया, इससे हुआ क्या? इससे रिसेंटमेंट हुआ, नाराजगी हुई, लोगों में गुस्सा आया। रिसेंटमेंट होता है गुस्सा या नाराजगी, ठीक है। रिसेंटमेंट का मीनिंग लिख लेना, बड़ा अच्छा वर्ड है। क्रोध भी कह सकते हैं, नाराजगी भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड अनहैप्पीनेस, और लोग जो है असंतोष हो जाएंगे, मतलब खुश नहीं होंगे। जो दब गए वो कैसे खुश हो सकते हैं? उनकी भी तो वो पसंद थी, उनसे तो छीन लिया गया, है ना। तो यहां पर कुछ लोग नाराज भी हो गए, कुछ लोग नाखुश भी हो गए, और जो नाराज हो गए, खुश नाखुश हुए, वो बाद में फिर से कभी ना कभी पंगा करेंगे ही करेंगे, है ना, ऐसा होगा। तो दबाना ये सॉल्यूशन नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, और इस तरीके से जो अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप हैं, वो एक साथ रहने में समर्थ नहीं रह पाएंगे। फॉर लॉन्ग इन सच वे, लंबे समय तक साथ नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से जो भी ग्रुप हैं वो लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते, उनमें हमेशा कहीं ना कहीं टकराव रहेगा ही रहेगा। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है जो भारत करता है? तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लोकतंत्र ही एकमात्र शांतिपूर्वक उपाय या समाधान इस समस्या का देता है। यानी लोकतंत्र में इसका शांतिपूर्ण समाधान छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? इन डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, नो वन कैन बी अ परमानेंट विनर, कोई भी परमानेंट विनर नहीं रहता, कोई भी स्थायी रूप से विजेता नहीं रहता। जो आज जीत रहा है कल हारेगा। नो वन इज अ परमानेंट लूजर, और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है, कोई भी परमानेंट हारने वाला नहीं। जो आज हार रहा है वो कल जीतेगा। हमने इससे पहले एक पढ़ा था, लोग विचार विमर्श करके फैसला लेते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई विवाद होगा तो हमेशा लोग साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की खास बात है विचार विमर्श करके फैसला लेना।
विचार विमर्श करके लेंगे तो वो बताएंगे नहीं ऐसा करो, वो बोलेगा नहीं इसमें ये कमी है, वो इसमें ऐसे कमी है, और जब विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा ये कॉन्फ्लिक्ट शांतिपूर्वक तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। और यहां पर कोई भी हमेशा विजेता नहीं रहेगा और कोई भी हमेशा लूजर नहीं रहेगा। समझ गए क्या बात कहना चाह रहे हैं? आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, और इस तरीके से अलग अलग समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं जैसा इंडिया में रह रहे हैं इतने सालों से, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और इतनी विविध देश जैसे भारत जैसे विविध देश में भी डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। ये लोकतंत्र ही है जो हमारे देश को जोड़ के रखता है। समझ में आया इसका आंसर? भारत जैसे देश में डेमोक्रेसी ही है जो हमारे देश को एकजुट बनाए हुए हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक समाधान यहां निकलते हैं। अगर रोज रोज दंगे होने लग गए तो कब तक साथ रहेंगे? समझ में आ गई चीजें? आपको समझ में आई होंगी। दीज 3 आर्ग्यूमेंट्स, अभी तक जो हमने 3 तर्क दिए, अभी तक हमने 3 तर्क दिए, कौन कौन से? यहां से शुरू करें कि सरकार को लोगों की सुननी पड़ती है, वो जवाब दे लोगों के लिए। दूसरा बोला कि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ती है, डेमोक्रेसी की वजह से डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। और तीसरा कि कोई भी विवाद या टकराव या मतभेद इनको बड़े अच्छे से सुलझा सकता है डेमोक्रेसी। ये 3 जो हमने पढ़े, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो तर्क हैं वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। वो लोकतंत्र के प्रभाव पढ़े हमने। अभी तक जो हमने 3 तर्क पढ़े, तीनों तर्क लोकतंत्र के प्रभावों को बता रहे हैं। और ये प्रभाव किस पे हैं? सरकार की क्वालिटी कैसी है और हमारे सामाजिक जीवन। लोकतंत्र के सरकार की क्वालिटी पे, सरकार की गुणवत्ता पे पड़ने वाले प्रभाव और सामाजिक जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव को हम पढ़ चुके। वो हमने 3 तर्कों में देखा कि डेमोक्रेसी से फायदा क्या होता है। अब अगर हम आगे पढ़ें, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन सबसे मजबूत तर्क जो एक लोकतंत्र के लिए दिया जा सकता है, इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू गवर्नमेंट। वो इस बारे में नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार का क्या लेना देना है, यानी डेमोक्रेसी सरकार के साथ क्या कर रही है, इससे मतलब नहीं है। जो सबसे मजबूत तर्क है, सबसे मजबूत तर्क में बात करेंगे, इट इज अबाउट द डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। सबसे मजबूत तर्क अगर हम देखें डेमोक्रेसी का है कि ये डेमोक्रेसी से नागरिकों पे क्या फर्क पड़ता है, लोकतंत्र से नागरिकों पे क्या फर्क पड़ता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस, कि मान लो डेमोक्रेसी अच्छे डिसीजन नहीं लेके आती, हो सकता है क्योंकि लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, कि मान लो डेमोक्रेसी में गलत डिसीजन नहीं लाते, या फिर एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, सरकार भी निकम्मी आ गई, वो भी सब लोगों की नहीं सुन रही है, मान लो ऐसा हो गया डेमोक्रेसी में, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी डेमोक्रेसी बेटर है दूसरे तरह की सरकारों से। अभी तक हमने सरकार की अच्छी बातें पढ़ी कि यहां पे अच्छे डिसीजन हो सकते हैं, कि मान लो अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा रहे। दूसरी बात पढ़ी सरकार अकाउंटेबल होती, मान लो सरकार अकाउंटेबल भी नहीं है, फिर भी अगर डेमोक्रेसी है तो वो बेटर है। क्यों है बेटर, उस बात को समझेंगे। फिर भी वो बाकी सरकारों से बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों में सम्मान को बढ़ाती है, लोगों के सम्मान को बढ़ाती है, लोगों के गौरव को बढ़ाती है, लोगों की गरिमा को बढ़ाती है। इस डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को सम्मान मिलता है। कैसे, सवाल आएगा कैसे, और वही चीज हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है कि कैसे डेमोक्रेसी लोगों में सम्मान की भावना को कैसे जगाती है, कैसे लोग अपने आप को सम्मान पूर्वक देख पाते हैं। ये चीज आपको पढ़नी है और आगे की कुछ बातें और पढ़नी है। ठीक है, फिर हम आगे की बातें करेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।